आप सभी को नमस्कार। मैं अंशु हर्ष स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ फेसबुक लाइव सेशन में, और साथ ही स्वागत करती हूँ मेरे साथ आज हैं श्री सतीश पूनिया जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के। आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्ते अंशु जी, धन्यवाद। तो आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो करेंगे कोरोना जंग के बारे में, क्योंकि हाल ही में आपने उसको बहुत ही व्यक्तिगत रूप से उससे जंग करी है और उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं आप। तो कैसा लगा आपको? हाल ही में उस अदृश्य वायरस से आपकी मुलाकात हुई जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आपका व्यक्तिगत जो अनुभव रहा उस पर चर्चा हम चाहेंगे आपसे। एक पुरानी फिल्म में डायलॉग था कि जब हीरो किसी से मिलते वक्त कहता है कि नाम तो सुना होगा, आज मुलाकात भी हो गई। मैं एक जिज्ञासु के नाते और क्योंकि सामाजिक रूप से सक्रिय हूं, इस नाते कुछ इस वायरस की गंभीरता और इसकी चर्चा के बारे में अपडेट तो था। पहले जब इसकी चर्चा शुरू हुई तो 26 जनवरी को मैंने ट्वीट किया था, खाली सतही तौर पे जो खबरें सुन के और देख के और पढ़ के। तो मुझे लगा कि राजस्थान में बहुत फ्रीक्वेंटली लोग यूरोप आते जाते हैं व्यापार के सिलसिले में, चाइना आते जाते हैं, क्यों उन्हें सरकार को चेताया जाए। तो मैंने ट्वीट किया कि हवाई अड्डे पे स्क्रीनिंग ठीक से हो जाए, बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनकी ठीक से स्क्रीनिंग हो जाए। उसके बाद हल्की फुल्की चर्चा सदन में हुई थी, लेकिन उस समय तक इतनी गंभीरता का अंदाज नहीं था जनवरी में, और मार्च में आते आते ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो ही गया था। मैं क्योंकि जिम्मेवार हूँ, इसलिए शुरू के एक हफ्ते में तो लॉकडाउन के दौरान लगा था कि अब पता नहीं कैसी दुनिया होगी, क्या होगा। लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से निर्देश थे कि हमें लोगों को मनोबल मजबूत रखना है, लोगों के बीच में उनकी सेवाएं करनी है, तो वर्चुअली ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने घूमना फिरना शुरू कर दिया था, और उस घूमने फिरने के दौरान धीरे धीरे जब एक हफ्ते बाद डर निकलता चला गया तो यूँ लगता था अपने को कुछ होगा नहीं, या तो एंटीबॉडी डेवलप हो गई होंगी, और होगा तो देखा जाएगा। तो राजनीति में इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों के बीच में जाके उस भीड़ से बचना, ये सब चीज़ें। लेकिन जब 4 तारीख को 3 की शाम को मैं आया था जोधपुर से, तो मैं किसी और पेशेंट को एडमिट करने की चर्चा डॉक्टर्स से कर रहा था। उनको जब सेटल करके रात को 11:30 बजे मेरे पास डॉक्टर साहब का फोन आया कि आप तो दूसरों की फिक्र कर रहे हो, आप अपनी चिंता करो, क्योंकि आप भी संक्रमित हो गए हो। आदमी हूं मैं, इंसान हूं, और आदमी कितना ही मजबूत हो, कितना ही फौलाद का बना हो, लेकिन उस पर जब कोई आक्रमण होता है तो उसका भय तो लगता ही है। ये अलग बात है कि हम बाद में उसका मुकाबला करते हैं। तो मुझे 11:30 बजे जब लगा तो एकदम से मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत लोगों को सीख देता हूं, नसीहत देता हूं, तो कुछ देर के लिए तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, शंका हुई, और उसके बाद में फिर मैं कोशिश की, मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, दूसरे कमरे में चला गया। सोचा परिवार वालों को सुबह बताऊंगा, रात को क्यों बताऊं। और 2-3-4 घंटे सोचता रहा, लेट थोड़ी नींद आई, सुबह लेट उठा। तो ये मेरा पहला साक्षात्कार था कि मैं लोगों को सलाह देता देते खुद संक्रमित हो गया। और उसके बाद में जो सलाह परामर्श और ये सब चीज़ें चली, तो एक पहला दिन तो थोड़ा आशंका में, थोड़ा भय में, थोड़ी चिंता में, सलाह में और परामर्श में निकला। मेरा ये पहला साक्षात्कार था श्रीमान कोरोना से इस रूप में हुआ। जी, बिल्कुल। आपने जो बात कही कि एक मानव होने के नाते पहला डर, एक डिप्रेसिंग सा मूड हो जाता है जब हम अपने ऊपर कुछ बीतता हुआ देखते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए तो हम लड़ते हैं, लेकिन अपने लिए जंग लड़ना एक अलग चीज हो जाती है, वो एक खुद से जंग हो जाती है। और राजनीति की दुनिया में जैसा आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही मुश्किल है, और पिछले दिनों जो राजनीतिक माहौल भी रहा उसमें ये सारी चीजें मुमकिन भी नहीं थी। तो
आपसे कहाँ चूक हुई? आपने मास्क नहीं पहना, आपने ग्लव्स नहीं पहने, या आपको क्या लगता है कि कहाँ चूके आप? देखिए, एक तो ये वायरस इतना सूक्ष्म है कि आप कहाँ से लेके आएंगे इसका पता ही नहीं लगता है। और मैंने जैसे कहा कि मैं एक हफ्ते बाद कॉन्फिडेंट हो गया था और धीरे धीरे रोज लगता था कि आज कोरोना जरूर होगा, पर उस दिन नहीं होता था, लक्षण जब लगते थे पर नहीं हुआ। तो मैं लगभग मार्च से लगातार घूम रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नज़दीक है, इसलिए फ्रीक्वेंटली जाना ही होता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी खूब गया, और जितने भी इस तरीके के कोई ना कोई आयोजन कहीं ना कहीं होते ही थे, सुख में दुख में हम लोग जाते ही। तो मुझे लगा कि मेरे में एंटीबॉडी डेवलप हो गई होगी, और इसलिए अब अपने को या तो हो चुका होगा या होगा नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि जो ही अनलॉक हुआ, पहला हुआ, थोड़े से लोग लिबरल हुए, अनलॉक 2 हुआ, तो धीरे धीरे ये जरूर समझ में आ रही थी कि लोग बेफिक्र हो रहे हैं और लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। लोगों ने हाथ धोने बंद कर दिए, मास्क भी कम लगाते थे, और मैं तो बड़ा उत्सुकता से देखता था अलग अलग दुकानों पे, सड़कों पे, कि लोग इकट्ठे हुए हैं लेकिन मास्क नहीं है बड़े पैमाने पे। मैं कोशिश करता था कि मैं मास्क लगाऊं, लेकिन कोई फोटो खिंचाने वाला आता, कहता जी मास्क नीचे करो। कई बार मीडिया की बाइट्स के दौरान ये होता कि खुद रिपोर्टर ही इस बात के लिए अपील करते। कई बार न चाहते हुए भी सेल्फी खिंचाने वालों की भी एक राजनीति में दुर्गुण है, अवगुण है, गुण है, पता नहीं, लेकिन उसकी भी एक अपनी परंपरा व्यवस्था है। आप उसमें धक्का नहीं मार सकते, इनकार नहीं कर सकते। डिस्टेंस की जहाँ तक बात है, तो फोटो खिंचाने की जो ओर होती है वो डिस्टेंस को मेंटेन करने ही नहीं देती है। और इसलिए मैं सोचता रहा कि मैं बार बार कहूँ लोगों को, लेकिन मेरा जो मूवमेंट हुआ तो मुझे लग तो गया था कि अब संक्रमण जरूर होगा। तो जोधपुर में मेरी 2 बार लगातार विजिट हुई अलग अलग इवेंट पे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जोधपुर में इस समय स्प्रेड ज़्यादा था, और उस कारण कहीं ना कहीं वो संक्रमण। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई होगी, खासतौर पे मास्क को पहनते पहनते भी। मास्क को पहनने का जो डिसिप्लिन है, कई बार हम लोग उसको पूरा मुंह पे नहीं लगाते हैं, नाक छोड़ देते हैं, या कई लोग फोटो के लिए आग्रह करते हैं उस समय छोड़ देते हैं, या कई बार मास्क को बदलने का ध्यान नहीं रहता है कि हमने इसको पूरे एक दिन लगाया, दूसरे दिन उसको यूज़ करें कि नहीं करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मास्क नहीं लगाना कोई ना कोई कारक रहा होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम मेंटेन कर सकते हैं, हाथ भी धो सकते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन मास्क आपको अच्छा बचाव कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मास्क की कहीं ना कहीं लापरवाही ने मुझे संक्रमित किया। बिल्कुल, जैसे चीन से ये वायरस शुरू हुआ था, और एक सी फूड मार्केट से 57 वर्षीय महिला पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। फिर थाईलैंड होते हुए जनवरी तक अमेरिका आया, और जनवरी के अंत तक भारत में, केरल में भी ये आ चुका था। तो आपको लगता था, एक, क्योंकि आप लीडर्स में आते हैं, तो एक व्यक्तिगत अनुभव आपका उस वक्त कुछ कहता था कि बीमारियां तो और भी बहुत सी पहले आई हैं, हिंदुस्तान भर में आई हैं, देश भर में आई हैं, और दुनिया भर में आई हैं, लेकिन इतना ज्यादा हर चीज को हिला देने वाला वायरस होगा ये, क्या ऐसा अनुमान लगाया था किसी ने? नहीं, ऐसी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि आपको ध्यान हो कि जब ये वायरस की आहट हुई थी, आगमन हुआ था, उस समय होली थी हमारे यहाँ, और मैं देख रहा था कि देश ने बड़े पैमाने पर होली खेली लोगों ने, इस हिदायत के बावजूद भी। और हम लोग भी उसमें शरीक थे सभी लोग, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं उसमें भारत का आदमी बिंदास है, लापरवाह भी है, और गैर जिम्मेवार तो नहीं कह सकता, लेकिन कई बार चीज़ों की गंभीरता देर से समझता है। दूसरा, मैं खुद ये मानता था कि इस बीमारी के बारे में जो चर्चा थी कि इसका संबंध इम्यूनिटी से है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से, और उसको मैं कंपेयर करता था कि यूरोप के मुकाबले या दूसरे देशों के मुकाबले भारत की जो इम्यूनिटी है लोगों की, वो औरों के बनिस्बत अच्छी है, इसलिए भारत इससे अछूता रहेगा या बहुत कम प्रभावित होगा। पर ये मेरी धारणा बिल्कुल निर्मूल साबित हुई,
क्योंकि इस वायरस की गंभीरता ने, जिस तरीके से वायरस ने आक्रमण किया और उस गंभीरता को हम नहीं समझ पाए, ये इस चुनौती का बड़ा कारण यही है कि, और इसकी स्प्रेड होने का भी, संक्रमण बढ़ने का भी, कि हमें कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी इस वायरस के बारे में था कि हम ये मानते थे कि अपने को तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो फेफड़े मजबूत हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, हमारा खान पान बहुत देसी है और इस तरीके से। और हम देखते थे कि बहुत मजदूर किस्म का आदमी भी सामान्य मिर्च रोटी से भी और रोगों का मुकाबला कर लेता है। लेकिन वायरस इतना गंभीर होगा, ये वास्तव में नहीं सोचा था। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हम हिंदुस्तानी होते हैं, अपने आप में बहुत साहसी होते हैं, हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए यही सोचते हैं कि देखा जाएगा और देख लेंगे। लेकिन इसी बीच में बहुत सी अफ़वाहें भी जन्म लेती है, जो हकीकत और अफ़वाहों के बीच का दौर होता है, वो एक अब कोरोना का दौर जन संघर्ष का रूप ले चुका है पूरे भारत में, हमारे राजस्थान में भी। तो आप इस बीच कोरोना को फैलने के बहुत अनगिनत मौके मिलते जा रहे हैं और अब ये चीज प्रसारित बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या लोगों को भी करना चाहिए, क्या सरकार के भी कदम होने चाहिए, क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं? देखिए, सरकार ने तो महामारी अधिनियम बनाया हुआ है, लेकिन उसकी पालना कितने लोग करते हैं और सरकार कितनी पालना करवा पाती है, इसके बारे में तो जो सामान्य तौर पर जो चीज कही जाती है कि बचाव ही उपाय है। और एक कंट्राडिक्शन जरूर है, क्योंकि इस देश में जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने उसकी आलोचना करी और उसके साथ साथ देश की बाकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला भी था, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है। लेकिन बाद में लगा कि बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने कहा जान भी है और जहान भी है। तो ये एक इस किस्म का विरोधाभास था कि उसके बीच में साम्यता कैसे बनाएं और संक्रमण को फैलने से कैसे रोकें। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं या हमारी जो आदत है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसे हम लोग खुद ही कोरोना को आमंत्रण देते हैं, शादी समारोह, दाह संस्कार, धार्मिक आयोजन। तो कई बार ये देखने को मैंने देखा कि दुनिया के कई दूसरे देश, केवल भारत नहीं बाकी देशों में भी देखा कि समुद्र तटों पे पिकनिक के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं या प्रार्थनाओं के लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं विवाह समारोह में जरूरत से ज्यादा लोग हैं। तो कहीं न कहीं ये संक्रमण को फैलने के लिए जो इस तरीके की चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आत्मानुशासन जरूरी है। जो एडवाइजरी है उसका पालन कैसे करें, तो सामान्य तौर पर कि घर में रहें, जब तक जरूरी हो तो निकले नहीं। पर ये कंट्राडिक्शन है कि घर में कैसे रह सकता है व्यक्ति, तो घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, ये तो पॉसिबल है, ये संभव है। अब इसमें एक चीज हो सकती है कि मास्क की उपलब्धता और मास्क की क्वालिटी, ये एक बड़ा प्रश्न है कि इतने बड़े पैमाने पर शुरू में जैसे सैनिटाइजर की बात होती थी, तो सैनिटाइजर जैसा महंगा हर किसी के बस का नहीं था। पॉलिटिशियंस ने बांटे, एनजीओज ने बांटे, बाकी लोगों ने बांटे, लेकिन साबुन एक सस्ती रेमेडी है, तो जो यदि आदत में आती है तो उससे बचाव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि संक्रमण को फैलने से बचने के लिए अभी भी एक व्यापक प्रचार प्रसार की भी जरूरत है, हिदायत की भी जरूरत है और एक आत्मानुशासन की जरूरत है कि ये हर किसी को समझ में आ जाए, क्योंकि ये बाद में समझ में आता है। जैसे मुझे आ रहा है कि जिंदगी के या इस मोड़ के 14 दिन अपने आप को आइसोलेट रखना, और उस समय को, ये अलग चीज है कि मैंने उसका उपयोग अलग तरीके से किया, लेकिन 14 दिन लगातार उस बीमारी के साए में जीना, ये अपने आप में भी एक सजा है। इसलिए इस सजा से बचना हो तो मुझे लगता है कि संक्रमण से बचने के जो प्रारंभिक उपाय हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना, ये निहायत जरूरी है। और इसके लिए सरकार भी और समाज भी बड़े पैमाने पर इसको यदि प्रचारित करेगा तो मुझे लगता है कि हम संक्रमण से थोड़ा बचाव कर पाएंगे। आपने आइसोलेशन की बात करी और 14 दिन अकेले रहने की बात करी, तो इस बात से मुझे एक अकेलापन और एकांत, ये दो शब्द मेरे सामने आते हैं, जिनके
माहौल और मायने तो एक ही होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा भेद है। तो अध्यात्म की दृष्टि से मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से आपके पूरे राजनीतिक जीवन के अभी तक के सफर में इतने शांतिपूर्ण जीवन आपने नहीं जिए होंगे, जहां आप कभी अभी पिछले दिनों किसी से मिले नहीं, बातचीत भी बहुत कम आपने लोगों से की होगी। आपने क्या महसूस किया, एकांत या अकेलापन? हाँ, मैंने पहले भी कहा कि इस रोग की सबसे बड़ी सजा 14 दिन का एकांतवास है। एक तो प्रायोजित एकांतवास होता है कि मैं मन से पूरे तरीके से डिटरमाइंड हूँ कि मुझे हिमालय की सैर करने के लिए जाना है और वहाँ मुझे कितने दिन बिताने हैं, या मुझे ऋषिकेश में किसी आश्रम में रहना है, या मुझे किसी मेडिटेशन के लिए जाना है, या किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मुझे अपने आप को अलग करना है, या मुझे पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है। लेकिन ये तो पूर्व नियोजित नहीं था, इसलिए ये एकांतवास थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ तो बीमारी का ये ठीक है कि 98% लोग ठीक होते हैं और बहुत खतरा नहीं होता है, अन्यथा जब तक बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। लेकिन डॉक्टर्स की धारणाएं अलग अलग होती है कि वायरस कब एग्रेसिव हो जाए, कब आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर दे, कब आप किस रूप में, तो आदमी के दिमाग में घूमती तो ही वो चीज़ें। तो शुरू में 1-2 दिन तो लगता है, लेकिन बाद में फिर, क्योंकि मेरे लिए हम लोगों के लिए जो जिनकी दिनचर्या सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक लोगों के बीच से शुरू होती है, लोगों के बीच में ही खत्म होती है। 1-2 दिन तो हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन बिना जनता के हम लोग नहीं रह सकते। तो पहली सजा तो यही थी कि हम जनता से दूर हैं, कार्यकर्ताओं से दूर हैं, उस माहौल से दूर हैं। जी। दूसरा ये था कि व्यवहारिक पक्ष ये था कि जैसी जो परिस्थिति है उसमें स्वीकार करें और अपने आप को तैयार करें। इसलिए मुझे जो एडवाइस मिली थी कि बीमारी पे फोकस कम करना है और बाकी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा रखना है, तो मैंने वर्चुअली अपने आप को इंगेज किया। इसलिए मैं टोटली आइसोलेशन में नहीं था, वर्चुअली मैं पार्टी की एक्टिविटीज़ में लगातार रहा, ताकि मैं काम भी कर पाया और उस आइसोलेशन की मानसिकता से भी बचा रहा। उस रोग पे मैं फोकस ज़्यादा मैं नहीं किया। दूसरा ये लगता था कि ठीक है, अब अपने को एक तरीके से ये आपदा है तो अवसर भी है, इस आपदा को अवसर में कैसे बदलें। तो कुछ चीज़ें जो सामान्य तौर पे नहीं कर पाते थे, उदाहरण के तौर पर हमारी दिनचर्या सुबह 6 बजे शुरू होती है, उसमें हमारे लिए अपने लिए कोई समय नहीं होता है। तो डॉक्टर्स की भी एडवाइस थी कि मैं कुछ प्राणायाम करूं, कुछ मेडिटेशन करूं, या अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करूं। तो उस एकांतवास के लिए मैंने ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपनाई और लगभग 1 घंटे का समय इस कमिटमेंट के साथ कि मुझे ये 1 घंटे अपने शरीर के लिए देने, अपने मन के लिए देने, अपनी बुद्धि के लिए, अपने कौशल के लिए। और इसलिए मैंने उस सुबह के कुछ समय का इस रूप में उपयोग किया। कुछ नई चीज़ें भी इस दौरान सीखने को मिली, नई चीज़ें समझी। थोड़ा बहुत जब आदमी अकेला होता है तो उसमें कुछ सृजन की भी इच्छा जागृत हो जाती है। मैं इमोशनल व्यक्ति हूँ, भावुक व्यक्ति हूँ, तो मैं सोचता था पर लिख नहीं पाता था। बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिलता था, मेरी बहुत पुरानी पढ़ने की आदत रही है। इस दौरान कुछ चीज़ें, उसका उपयोग किसी तरीके से सोशल मीडिया को किस तरीके से और ठीक कर सकता हूँ, इसके बारे में कुछ पुराने लोगों से कुछ कम्युनिकेशन ऐसे कहीं ना कहीं किसी रूप में करता रहा। तो मैं टोटली आइसोलेट नहीं था, न समाज से न परिवार से, कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़ा हुआ था। पर जितना मुझे समय मिला मैंने उसको ठीक तरीके से उपयोग करने की कोशिश जरूर की। बिल्कुल। आप लेखक हैं, जैसा आपने अभी एक इशारा इंगित किया मुझे। आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, सोशल मीडिया पे समय समय पर हम आपकी कविताएं पढ़ते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप अपनी 1-2 रचनाएं सुनाइए। मैं कोई बहुत प्रमाणिक लेखक नहीं हूँ, लेकिन मन से हूँ। जी, और मन स्कूल के मन दिनों का में जब लेखक उत्तम होता है। स्कूल के दिनों में जब पढ़ता था तो मैं एक संस्था की लाइब्रेरी में अक्सर में जाता था, और मैंने मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र
पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने पढ़ा है स्कूल के दिनों में। तो एक दिमाग में क्रिएटिविटी हुई कि साहित्य को मैंने कुछ कोशिश की, खास तौर पर मैंने इसको लेकिन कुछ चीज़ें अनायास मन में आती हैं, मैं वैसे ही कोशिश कर लेता हूँ। तो अभी एक जब ये सारी जंग चल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि ये जंग है और आप चिंता मत करना, घबराना मत। तो मैं तो बहुत साधारण किसान परिवार से आता हूँ, गांव से। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ आज इस जगह पे हूँ, तो वो पूरा सफर एकदम चलचित्र की तरह दिमाग में, मस्तिष्क में आता है। तो इसलिए जंग लड़ना और जंग से मुकाबला करना ही तो पुरानी फितरत है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में विद्यार्थी जीवन और फिर राजनीति, इसमें ये जंग तो सदा रही है और रहेगी, और उसका मुकाबला करना है। तो मैंने एक लिखी कविता, जी स्वागत। जिंदगी ये जंग ही तो है जो लड़ी है, कभी हालात से, कभी अपने आप से। ना वो मानती है, ना वो जीतती है, न मैं मानता हूं, न मैं हारता हूं। न वो जीतती है, न मैं हारता हूं। सोचा बहुत हार लिए, पहुंचकर किनारे, पर अब न हारेंगे। अब हर रोज लड़ना है, हर रोज जीतना है, जब तक हार न जाए। अब जीतेंगे हर दम, हर कदम। जिंदगी आ रहा हूं मैं, जिंदगी आ रहा हूं मैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा विचारों से ओतप्रोत है आपकी ये कविता, जो एक साधारण इंसान की भावनाओं को व्यक्त करती है। और जैसा आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, चुरू चुरू जिले में सादुलपुर से शायद आपने अपनी स्कूली शिक्षा और सारी वहां से ग्रहण की है। तो एक छोटा सा अनुभव मैं चाहूंगी कि आप अपने बचपन का या कॉलेज लाइफ का शेयर करें, जिसने आपकी राह बदल दी। बहुत सारी वैसे तो चीजें हैं, लेकिन मैं 1982 में जब इस रेलवे स्टेशन पे उतरा था, तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे करना क्या और जाना कहाँ है। ये बात, उस जमाने में डॉक्टर बनने का बड़ा क्रेज था और परिवार के और सब लोगों की मंशा होती थी। ये अलग बात है कि मैं डॉक्टर बना, देर से बना और दूसरे किस्म का डॉक्टर बना, स्टेथोस्कोप वाले की बजाय कलम का डॉक्टर बना। जी। लेकिन इस पूरे कालखंड में भूख क्या होती है, अपमान क्या होता है, ये सब चीजें झेलते झेलते, और उस पढ़ाई के दौरान ही कमरा ढूंढ रहा था मैं। जो विद्यार्थी बाहर से आता है तो उसकी पहली जो जरूरत है वो एक कमरा होती है कि उसको ठिकाना कहाँ मिले। बाद में तो व्यवस्थाएं होती जाती हैं, काफी लंबे समय तक हॉस्टल्स में रहा। लेकिन मुझे उस दौरान कॉलेज के कोर्स पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग मिले जो मेंबरशिप कर रहे थे। तो मुझे कमरा चाहिए था और उनको मेंबर चाहिए था, और हम दोनों मिल गए। तो मेरे लिए वो पहला अनुभव था कि गांव से आने के बाद में स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना और उसके बाद लगातार काम करना। तो वो ऐसी कुछ चीजें थी, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी स्टूडेंट लाइफ की एक लंबी सी मुझे लगता है किताब लिखी जा सकती है पूरी। इसलिए मैंने कभी उसको बिल्कुल सर, सहेजा मैं तो नहीं। आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लिखिए, क्योंकि एक सफल इंसान जब अपने जीवन के उतार चढ़ाव और असफलताओं की बात करता है तो वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। तो मैं तो बिल्कुल आपको ये कहूंगी कि आप किताब जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा, आपने कहा है तो ऐसे बहुत सारे अनुभव मैं साझा करूंगा। मुझे अब कुछ समझ में आया इस दौरान कि वास्तव में एक अनुभव अपने आप में समाज के लिए एक अच्छे कारक होते हैं, खासतौर पर जो नई पीढ़ी है। क्योंकि
मैंने जो स्ट्रगल किया है वो मेरे बच्चों को नहीं पता। जी। मैं, क्योंकि अब परिवेश बदल गया, समय बदल गया। हम एक छोटी कलम के लिए तरसते थे और आज उनके लिए कार भी बड़ी आसान है। तो इस जो जनरेशन जो है, पीढ़ी जो है, उसमें बहुत फर्क। इस तरीके की आज की पीढ़ी के बीच में इस तरीके का संघर्ष कम है, दूसरे किस्म का हो सकता है। किताब के कवर भी अपने आप में दीवा स्वप्न जैसे होते थे कि अच्छी कलम मिल जाए, अच्छी किताब मिल जाए, पढ़ने के लिए मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा साधन मिल जाए। तो बहुत ऐसी चीजें थी। तो वास्तव में बहुत सारी चीजें हैं कि जो अनुभव शेयर करके हम लोग कुछ न कुछ नई पीढ़ी को दे सकते हैं। जी, बिल्कुल। और जैसा हम सभी जानते हैं कि अनुभव तो शेयर करना और युवा पीढ़ी को देना वास्तव में प्रेरणादायक है और प्रेरणा स्रोत है। इसी बीच में फिर से मैं एक बार कोरोना की जंग के सवालों पे आपको लेके चलना चाहूँगी कि पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रदर्शन प्रियता है, उस पे लोग काफ़ी टिप्पणियाँ करते हैं, आलोचक टिप्पणियाँ करते हैं। लेकिन जो कोरोना जंग की शुरुआत में उन्होंने ताली थाली और दीप जलवाए थे, वो कहीं सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीजें थी। आपको क्या लगता है, क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत थी लोगों को एक मानसिक मनोबल देने के लिए? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम ये चर्चा कर चुके कि बीमारी की गंभीरता, बड़ा देश और देश के साथ बड़ी आबादी और बड़ी चुनौतियां। हमारे यहाँ व्यक्ति को अंगूठे से और उसको सिग्नेचर लायक बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कुपोषण से बचने के लिए, और उसको बहुत ज्यादा जागरूक करना पड़ता है। स्थानीय झगड़ों से बचने के लिए कितनी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो इस देश में, क्योंकि भावुक किस्म का देश है, लोग बहुत भोले हैं और यहाँ पर अफवाहें भी हैं। लोगों का मनोबल बनाए रखना ये बड़ी चुनौती थी कि ऐसी महामारी में जब वीडियो दिखाए जा रहे थे चाइना के किस तरीके से लोग मर रहे थे, तो लोग पैनिक नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, लोग अपना हौसला नहीं खोएं। तो उपहास तो उड़ाया होगा, बेशक उनको उड़ाने का अधिकार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये दोनों तीनों उपक्रमों ने उस समय उसकी गंभीरता यदि समझें आज, तो लोगों को मानसिक रूप से और एक ऊर्जा देने का, ताकत देने का, उनका मनोबल बनाए रखना ये बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती आपके और मेरे कहने से दूर नहीं हो सकती थी कि मैं किसी को कहता दिया जलाओ। ये खूबसूरत बात है और ये अच्छी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र में उस लोकतंत्र का सेनापति, उसकी बात पे लोग भरोसा करें। वरना मैं देख रहा था कि मिशिगन में वहां के मेयर ने लॉकडाउन किया, लोग सड़कों पे आ गए उस मेयर के खिलाफ। इसलिए नेतृत्व पर भरोसा ये जाहिर हुआ और इससे दुनिया में भी संदेश गया। उपहास उड़ाया होगा दिए का, लेकिन नुकसान क्या था? ताली बजाई या थाली बजाई, उससे नुकसान क्या था? पर मैंने ये देखा कि इससे पूरे दुनिया में पहला तो देश की एकता का संदेश गया कि ऐसे विकट समय में भारत के लोग जाति, पंथ, भाषा, मजहब, इस बीमारी के मुकाबले सब एक हैं, एकजुट हैं, और सबका फोकस ये है कि कोरोना से बचें, कोरोना से जंग लड़ें। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की वो एक नैतिक अपील की। उस नैतिक अपील का भारत के लोगों पे व्यापक असर हुआ और वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से भारत के लोगों की एक मेंटल स्ट्रेंथ को उस पूरे उपक्रम ने बढ़ाया। इसलिए वास्तव में अद्भुत था वो दृश्य। चाहे थाली बजाई होगी, चाहे ताली बजाई होगी, चाहे दिया जलाया होगा, पर वास्तव में वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक उपक्रम था जिसने भारत के लोगों को एक नैतिक ताकत दी थी। बिल्कुल। ये जो आपका एकांतवास रहा, इस दौरान, क्योंकि आप संगीत प्रेमी भी हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्मी संगीत आपको पसंद है और भक्ति संगीत भी आप सुनते हैं,
और ऐसा माना भी जाता है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाई रागिनी तो रोगी को मिले आराम। तो आपको आराम किस संगीत से मिला? क्या आपने इन दिनों सुना संगीत के तौर पे? भारत में लोग संगीतकार तो हैं लेकिन बाथरूम सिंगर हैं। आप भी तो ये गुनगुनाते नैसर्गिक क्षमता भारत के लोगों में है कि आदमी गुनगुनाता जरूर है पर बाथरूम में। क्योंकि सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं गाऊंगा तो मेरा सुर कैसा होगा, या ये भरोसा है कि मैं पूरा गा पाऊंगा, इसलिए व्यक्ति बाथरूम में गा लेता था और गा लेता है अभी भी। ये एक बात अच्छी खूबसूरत है कि अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए या आनंद लेने के लिए बाथरूम से बेहतरीन जगह नहीं हो सकती। तो बाथरूम सिंगर हमारे यहाँ मशहूर है, तो मैं भी मोर और लेस एक अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ। पर ये तो क्या जो हम आपसे कालखंड था हम एक एक पंक्ति गुनगुनाने की गुजारिश भी की जा सकती है मतलब यहाँ पे? तो मैं सुनता था संगीत, जैसे मैंने बताया कि मुझे पढ़ने का शौक था, और जब 70s और 80s के दशक में भारत की जो फिल्मी गीत थे, जैसे आज कंपेयर करूं तो नई पीढ़ी के शौक और उसकी चॉइस अलग है, लेकिन हमारे समय में तो मुझे किशोर कुमार अच्छे लगते थे। उनकी जितनी जो वॉइस थी, उनके चाहे रोमांटिक हो, चाहे सैड सॉन्ग्स हो, और चाहे एवरग्रीन सॉन्ग्स हो, तो वो वास्तव में दिल को, मन को सुकून देते थे। इसलिए मैं वो सुनता था, आज भी सुनता हूँ मैं। गाड़ी में जब भी वक्त मिलता है, खासतौर पर गाड़ी में मिलता है, या फिर जब थोड़ा बहुत गजल के बारे में समझना सीखा, तो गजल का मतलब जगजीत सिंह जी थे, और जगजीत सिंह जी की बहुत साधारण सी सुंदर सी गजलें और मन को सुकून देती थी। ये अवसर था, इसलिए उस पुरानी शौक को वापस जिंदा किया और किशोर कुमार के लगभग सारे एल्बम सुने, जगजीत सिंह जी की कुछ गजलें सुनी। तो लेकिन इस दौरान मैं संगीत शौक के तौर पर या चलता फिरता संगीत सुनना, ये तो दीगर बात थी। लेकिन वास्तव में मेरा जो अद्भुत अनुभव था वो संगीत की ताकत का था कि मैं जैसे हरिओम शरण जी की हनुमान चालीसा बहुत अरसे से सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ। और हरिओम शरण जी की आवाज के एक बेमिसाल सी और इतनी जोरदार आवाज है कि हनुमान चालीसा और हरिओम शरण जी के श्रीमुख से सुनना, तो ये लगता था कि खूब बड़ी दौलत मिल गई। वो मैं सुनता ही हूँ, लेकिन धीरे धीरे सर्च करते करते पंडित जसराज की आवाज में सुना, भीमसेन जोशी जी की आवाज में सुना, सुब्बू लक्ष्मी की आवाज में सुना, उदित नारायण की आवाज में हनुमान चालीसा सुनी। और ये सुनते सुनते अलग अलग रागों में कहीं शिव स्त्रोत सुना, भैरवी में सुना, शिव रंजनी में सुना। तो यूं लगा कि संगीत भी फिर मुझे किसी इस दौरान किसी मित्र ने मुझे वो ऑडियो भेजा कि आप ये सुनेंगे तो संक्रामक रोगों से इलाज होगा। इलाज की उत्सुकता तो थी, लेकिन वास्तव में उस ऑडियो ने संगीत के बहुत नजदीक खड़ा कर दिया कि इस कोरोना की जंग लड़ते लड़ते, और भले ही सुनने के लिहाज से तो इतने एल्बम सुने, चाहे उसमें अलग अलग रागों में गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे महामृत्युंजय हो, तो कहीं न कहीं अलग अलग रूपों में स्पिरिचुअली इंस्ट्रूमेंटल खूब सुना, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को, जाकिर हुसैन को। तो एक अलग अद्भुत आनंद मैंने महसूस किया। तो पहली बार ऐसा लगा कि संगीत केवल शौक नहीं, संगीत एक ताकत है, संगीत एक ऊर्जा है जो वास्तव में आपको इतना मेंटल स्ट्रेंथ दे देती है कि आप रोगों से लड़ने की ताकत भी पा लेते हो। तो पुराने समय में सुनते थे कि तानसेन की और एक तान से और बारिश हो जाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो तो
समय अलग था, पर आज फिर भी संगीत में तो आज भी वो ताकत है कि जो आपको एक मानसिक रूप से मजबूती देती है। बिल्कुल, संगीत की जो ताकत है ये एक पूरा ही अलग अध्याय हो जाता है अगर हम इसकी विस्तृत चर्चा करें तो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि संगीत ईश्वर की शक्ति है, और हनुमान चालीसा जो है इसका जो एक-एक चौपाई है वो एक मंत्र के समान है। और जो एक छोटा-सा अनुभव मेरा है वो आपसे एक पंक्ति में ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो पंक्ति आती है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये अभी जो कोरोना का समय है इसमें इस पंक्ति को भी अगर सभी लोग जाप करें या इसका उच्चारण करें तो भी बहुत फ़ायदा आता है। इस मंच से मैं ये छोटी-सी बात जो मेरे गुरुजन ने बताई है वो साझा करना चाहूँगी जब आपने हनुमान चालीसा का ज़िक्र किया। और हमारे देश में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े-बड़े संगीतज्ञ हैं, सब हैं। लेकिन हमारे को स्टोरी टेलर्स चाहिए आज की तारीख में, जो एक भावमय, करुणामय, जैसा आपने कहा कि भावुकता के साथ चीज़ों को समाज को बता सकें और उनको साथ लेकर चल सकें। आपको क्या लगता है? नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ और समाज को दिशा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे ऐसे कारक हैं, ऐसे रूप हैं साहित्य के रूप में, जैसे हमने चर्चा करी, और व्यक्तियों के तौर पर भी बहुत जो पुराने हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी अपनी सीख ऐसी रही है कि जो हमें पूरे तरीके से मोटिवेट रखती है। आज भी जो लोग अभी हमारे बीच में काम कर रहे हैं और उनके काम करने का जज्बा और उनके काम करने का तौर तरीका, वो हमारे लिए अभी भी एक उस तरीके का आइकन है जो ऐसी परिस्थिति में भी समाज को और देश को दिशा देते हैं। बहुत लोग हैं, मैं देखता हूं कई बार कि अभी जो उड़ीसा के हल्दर हैं जिनको अभी पद्मश्री मिली है, तीसरी क्लास है, और उनको जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पुरस्कार है आप डाक से भेज दीजिए, दिल्ली आने के पैसे नहीं। तो बहुत साधारण से लेके साधारण तक, और रतन टाटा तक, साधारण व्यक्ति से पूंजीपति तक, समाज में और समाज के अनेक हिस्सों में कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छे संगीतज्ञ हैं, कोई अच्छे कलाकार हैं, कोई अच्छे सोशल वर्कर हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। तो इस तरीके के लोग हैं जो जिनका जीवन अपने आप में एक कथा जैसा है, और लोग उससे प्रेरित होकर और अपने आप को उस तरीके से मजबूत रख सकते हैं और उस रास्ते पर चल भी सकते हैं। आज इस विकट परिस्थिति में, चाहे सामाजिक रूप से चुनौती है, चाहे आर्थिक रूप से है, क्योंकि ये बात ठीक है कि ऐसे खासतौर पर संक्रमण के समय भी और अन्यथा भी इतने बड़े भारतीय समाज को और एक अच्छे मनोबल की जरूरत रहती है। उस मनोबल के लिए व्यक्ति एक कारक हो सकता है, और ये बात ठीक है कि इस तरीके के स्टोरी जो टेलर्स हैं उनकी आवश्यकता निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ हमारी समाज व्यवस्था में इस तरीके की व्यवस्था, परंपरा और रचना है कि जिससे समाज को दिशा मिल सकती है, संबल मिल सकता है। बिल्कुल। अब मैं आखिरी सवाल की तरफ आती हूँ अपने, कि अभी का जो समय है एक सामान्य इंसान के लिए बहुत मुश्किल समय है। वो अपने मनोबल को कैसे बढ़ा कर रखें और क्या वो करें जिससे कि इस विकट परिस्थिति से वो बाहर निकल सके? एक संदेश के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, पहला तो, क्योंकि मैं इस संक्रमण की बात करूंगा, कि जो पंचलाइन है वो यही है कि बचाव ही उपाय है, और जो एसएमएस की पालना करें। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजें तो मूल मंत्र बना लें। दूसरा, यदि संक्रमण हो तो घबराएं बिल्कुल नहीं, इच्छा शक्ति उसका मजबूत प्रत्युत्तर है। आपकी विल पावर आपको कोरोना से हराने की प्रेरणा देती है, और निश्चित रूप से हराएंगे। कोरोना इस देश का बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे देश की, मैंने कहा कि इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के साथ साथ
हमारी जो अपनी किचन है वो अपने आप में फार्मेसी है, ये मैंने महसूस किया। मैं अभी कुछ दुनिया के दूसरे देशों के कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके दावे का क्या आधार है कि आपके लोगों को कोरोना से आपके लोग संक्रमण का मुकाबला कर लेंगे। तो मैंने कहा कि मेरा अनुभव है कि मुझे मेरे एलोपैथी के डॉक्टर एलोपैथी देते देते बीच में ये कहते थे नींबू पानी पीना, गर्म पानी पीना, आप गरारे करना। अब हमारे यहाँ विक्स की स्टीम लेना। तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक सवाल ये होता है गरीब क्या करेगा। तो गरीब गर्म पानी पी सकता है, झोंपड़ी में आइसोलेट हो सकता है, गरीब व्यक्ति गरारे कर सकता है नमक के पानी के, जो पहले भी हम लोग करते थे, जुकाम होता था तो विक्स की स्टीम ले सकता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सामान्य तौर पर चीज़ें हैं उसमें अदरक भी शामिल है, काली मिर्च भी शामिल है, तुलसी भी शामिल है, जो सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। इन सारी चीज़ों का जो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हमारे रसोई में है, हल्दी है, सामान्य तौर पर ये कहा ही जाता है कि हल्दी जैसा एंटीऑक्सीडेंट और हल्दी जैसा एंटी टर्मिक जो है वो नहीं, कहीं नहीं है दुनिया में। उसका इस्तेमाल गरीब से गरीब आदमी करता है। हल्दी जो रोजमर्रा की मजदूरी करता है वो भी हल्दी खाता है। तो हमारी अपनी रसोई फार्मेसी है। किचन को दवाई की दुकान मान के भी यदि काम करेंगे तो भी फायदा है। और एक जो बाकी इससे जुड़ी हुई चीजें थी बहुत आसान है। हमारे यहाँ तो स्कूल में गरीब बच्चे भी बड़े आराम से सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। और एक जो मैंने महसूस किया जो कर सकते हैं, तो मेडिटेशन का अपना अनुभव है कि 15-1 मिनट का जो मैंने पिछले दिनों महसूस किया कि जब समय मिला सुबह या शाम, एक ऐसा समय जो आप किसी भी ओंकार के 108 के जाप के साथ भी मेडिटेशन करेंगे, आप खुद भी कर लेंगे, वीडियो से करेंगे, ऑडियो से करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी। तो एक मेरी सिलसिले से सारी बातों का एक मिश्रण यही है कि अच्छी इच्छा शक्ति, अपने आप को बीमारी से हटा के दूसरे कामों पे फोकस करना, अपने सामान्य दिनचर्या के किचन के सामान्य इस तरीके के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मसालों का या बाकी चीज़ों का उपयोग करना, ये हमें संक्रमण से बचाने का भी और संक्रमण के दौरान उससे ठीक होने का एक उपाय निश्चित रूप से बताता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, सरल और सुलझी हुई जानकारी आपने दी और आपने खुद व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये सारी बातें कही है। तो निश्चित तौर पर जो भी हमें सुन रहे हैं वो इस चीज़ को अमल में लाएंगे और आपकी कविताओं का नया रूप एक सामने आया है और अब लोग इंतजार करेंगे कि वो आपकी जल पर। तो आपका जो कीमती समय रहा उसके लिए मैं अंशु हर्ष आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। बहुत धन्यवाद।